नमस्कार दोस्तों। विवेचना के आज के एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। और सुर्खियों में होने की वजह वही पुरानी, राहुल गांधी की फॉरेन विजिट्स, उनकी विदेश यात्रा। राहुल गांधी 10 दिन की अमेरिकी यात्रा पर हैं और अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में ही उन्होंने बेहद सनसनीखेज बयानबाजी कर डाली भारत के लोकतंत्र को लेकर कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है और भारत में माइनॉरिटीज़ पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। इसी प्रकार की बयानबाजी उन्होंने अपने अमेरिकी दौरे में करनी शुरू कर दी है, जो कि राहुल गांधी के लिए कोई नई बात नहीं है। तो क्या इस प्रकार के बयानों से, जिस प्रकार की बयानबाजी राहुल गांधी इस समय अमेरिका में कर रहे हैं, इस प्रकार के बयानों से क्या देश की, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हो रही है? और क्या ये भारत के प्रजातंत्र और लोकतंत्र पर कीचड़ उछालने के बराबर है? इसी प्रश्न पर हम आज के एपिसोड में, विवेचना के आज के एपिसोड में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए हमारा यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 10 दिनों के अमेरिकी दौरे पर हैं और यहाँ पे उनके दौरे का टाइमिंग बहुत दिलचस्प है कि जो उनकी इस विजिट का टाइमिंग है। अभी इससे कुछ समय पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 3 देशों की यात्रा पर गए थे और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फोरम्स में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान गए, जहाँ उन्होंने हिरोशिमा में वे G7 समिट में सम्मिलित हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी गए, जहां पर वे पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री से मिले, उनके साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई और साथ ही एक एशिया पैसिफिक, जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके एक समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया। तो आप अगर न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से इस सब न्यूज़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो 3 देशों की विजिट है, इसको लेकर बहुत सी सकारात्मक खबरें, सकारात्मक न्यूज़ आ रही है, न सिर्फ नेशनल मीडिया में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, कि किस प्रकार से भारत ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व कर रहा है और किस प्रकार से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय साख है वो बढ़ रही है। और बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स के परिवेश में भारत जो है एक इमर्जिंग, एक मेजर ग्लोबल प्लेयर बन के इमर्ज कर रहा है। तो ये भारत के बारे में जब एक बहुत ही सकारात्मक, फेवरेबल नैरेटिव चल रहा है, कम से कम इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल डिस्कोर्स के लिहाज से, तो अब ऐसे समय में शायद कांग्रेस का कुछ भारत की विपक्षी पार्टी को लगा कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा, शायद कुछ माहौल बदलना चाहिए और इसलिए राहुल गांधी अपनी विजिट के लिए बिल्कुल एंड टाइम ऐसा ही समय चूज करते हैं और विदेश की धरती पर जाके भारत के विरुद्ध प्रोपोगंडा फैलाते हैं, प्रोपोगंडा उगलते हैं। इस विजिट का टाइमिंग दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी इस समय अमेरिका गए हैं और अलग अलग जगह जाएंगे, 10 दिनों का दौरा है और इसी मंथ के एंड में, इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अमेरिका जाएंगे स्टेट विजिट पर। और प्रधानमंत्री मोदी का जो भी टेन्योर है अब तक का, उसमें पहली बार वो अमेरिका स्टेट विजिट पर जाएंगे। तो एक बहुत ही अजीब सी बात है कि इतनी महत्वपूर्ण स्टेट विजिट, जब आपकी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, आपके देश का प्रधानमंत्री किसी अपने देश को रिप्रेजेंट करने एक स्टेट विजिट पर जा रहा है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की हैसियत से नहीं बल्कि एक स्टेट विजिट पर जा रहे हैं, तो कुछ दिन पहले ही आप उसी देश में जाकर इस तरीके की अगर बातें करते हैं कि भारत का प्रजातंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो ये बहुत ही अजीब सी बात मालूम पड़ती है। और हालांकि भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भारत का कोई भी ऑपोजिशन लीडर विदेश की धरती पर जाके भारत की निंदा नहीं कर सकता, लेकिन ये कहाँ तक तर्कसंगत है? और अगर हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो उसके अंडर भी ये कहाँ तक आता है? और इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राहुल गांधी ने आखिरकार कहा क्या था और किस प्रकार की विवादास्पद बयान राहुल गांधी अमेरिका में दे रहे हैं। तो अपनी विजिट के पहले चरण में ही राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया की भारतीय डायस्पोरा को संबोधित किया और अपने वक्तव्य की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने कह डाला, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में वे बात कर रहे थे, तो अपने वक्तव्य की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की गई, भारत सरकार ने हमारी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की तमाम कोशिशें की, तमाम प्रयास किए, लेकिन ये सभी प्रयास नाकाम रहे, असफल रहे। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान नाम से ये इवेंट किया और जिसको बहुत ही सनसनीखेज नाम है, मोहब्बत की दुकान, और जिसको सपोजिटली भारत सरकार जो नफरत फैला रही है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, उसके विरोध में कॉन्ट्रास्ट किया गया इस मोहब्बत की दुकान इवेंट को।
तो शुरुआत में ही राहुल गांधी ने ये भी कह डाला, इस प्रकार के स्वीपिंग जनरलाइजेशंस किए कि आरएसएस और बीजेपी भारत के सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं। फिर भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में ही बैकग्राउंड देके, लंबा चौड़ा बैकग्राउंड देके राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बहुत बुरे हालात हैं इस समय और बहुत बुरी स्थिति है। और भारत में उन्होंने कहा कि ऐसा डर का माहौल है कि लोगों को थ्रेटन किया जाता है, उन्हें डराने धमकाने के लिए उन पर एजेंसियां बिठाई जाती हैं। तो ऐसे में जब हमको लगा कि डेमोक्रेटिक तरीके से डायलॉग करने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं रह गया, तो फिर हमने भारत जोड़ो यात्रा निकालने का फैसला किया, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं छोड़ा इस बार, और कटाक्ष कहना, मेरे ख्याल से एक जिसको कहते हैं कटाक्ष कहना थोड़ा कम होगा, प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री का, जहां पे उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं भारत में, कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो कि अपने आप को भगवान से भी बढ़कर समझते हैं, और इन लोगों को लगता है कि इनके पास सभी सवालों का जवाब है, सभी प्रश्नों का उत्तर है। और ऐसे ही एक महानुभाव हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो मुझे लगता है कि अगर भगवान से भी उनकी वार्तालाप होगी तो भगवान को भी समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। इसके बाद राहुल गांधी ने जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, जो नया संसद भवन बना है, उसको भी डिसमिस कर दिया और एक प्रकार का उसको प्लॉय कहा कि एक प्रकार की नौटंकी मात्र हैं जो देश में मेन इश्यूज हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, प्राइस राइज का, या एजुकेशन की गिरती क्वालिटी का, या जो देश में नफरत फैल रही है, ये सब इश्यूज हैं। इन पे से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ एक प्लॉय है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। फिर उन्होंने स्केप्टर वर्ड यूज किया, जो कि वहां पे जो सिंगोल रखा गया उसके लिए वर्ड है स्केप्ट्रो, और उसको भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में उसका भी एक प्रकार से मजाक ही बनाया, ये कह के कि चूंकि भारत सरकार के पास बीजेपी के पास इतनी हिम्मत तो है नहीं क्योंकि वो इन सब वास्तविक मुद्दों पर बातचीत कर सके, इसलिए स्केप्टर एंड ऑल का ये ड्रामा है, एंड लेइंग डाउन एंड ऑल, यानी कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी दंडवत प्रमाण कर रहे थे उसको भी लेइंग डाउन एंड ऑल कह के मजाक बना। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ इस प्रकार से कहा कि यू मस्ट बी हैप्पी दैट आई एम नॉट लेइंग डाउन। फिर राहुल गांधी ने वही सब यूजुअल रेटोरिक दी कि भारत में माइनॉरिटीज, मुसलमान और दलित वर्ग और गरीब लोग और सब खतरे में हैं, और भारत में बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय मुसलमानों की स्थिति, मुस्लिम समुदाय की स्थिति भारत में इतनी खराब है जितनी 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय की स्थिति थी, और इस समय जो भारत का मुस्लिम वर्ग है वो सबके हेट का, नफरत का ग्रास बन रहा है। और यहाँ तक कि उन्होंने एक प्रकार से आरएसएस और बीजेपी को एट्रॉसिटीज, किलिंग्स और तमाम तरीके के लिए जिम्मेदार ठहराया अपने वक्तव्य में। तो ये तो थे राहुल गांधी के विवादास्पद बयान, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसा कि मैंने कहा, ये विजिट का पहला दौर है, तो शायद मैं भी आगे स्टोरी बनाऊं, आपको टीवी पर, न्यूज़ में तमाम और देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी रोज अपनी 10 डे विजिट में कुछ ना कुछ मिसाइल छोड़ेंगे, और जब तक प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी विजिट होगी तब तक एक प्रकार से पूरा माहौल बदलने की कोशिश की जाएगी। तो खैर, कौन सा बयान दिया और बयान कितने ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, कितने एग्जैजरेटेड है, क्यों गलत है, क्या सही है, इसमें इस पर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। इस पर डिस्कशन ऑलरेडी हो रहे हैं जो आप देख सकते हैं और चैनलों पर। यहाँ पर मैं जिस बात पर फोकस करना चाहूँगी वो ये कि जैसा कि मैंने कहा, संवैधानिक तरीके से तो कोई प्रतिबंध नहीं है कि भारत का जो एक ऑपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है ऑपोजिशन पार्टी का, वो विदेशों में जाके देश की निंदा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होती है, एक अनकही डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल, कि आप विदेश की धरती पर इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करते जिससे आपकी देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी पर खतरा हो। हाँ, ये बात ठीक है अगर आप कहते हैं कि आप किसी अपनी गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की आलोचना कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, या मान लीजिए आप डीमोनेटाइजेशन की आलोचना कर रहे हैं, तो आप उसकी एक राशनली, लॉजिकली आप उसकी पॉलिसीज की आलोचना जरूर कर सकते हैं कहीं भी जाके, अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन आप अपनी कंट्री की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकते, और आप इस प्रकार के स्वीपिंग जनरलाइजेशंस नहीं दे सकते कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब आप इस तरीके का डूम्सडे सिनेरियो अपने देश को लेकर क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी दूसरी देश में जाकर सीधे सीधे कहेंगे कि हमारे देश की तो डेमोक्रेसी को खतरा है, तो वो एक प्रकार का यही मैसेज जाएगा कि आप अपने देश के अफेयर्स में एक्सटर्नल इंटरवेंशन की मांग करें। और भले आप ये कहें कि आप कोई डिग्निटरीज
माइनॉरिटीज़ के को संबोधित नहीं करें, आप तो सिर्फ डायस्पोरा को संबोधित करें वहाँ पे, लेकिन फिर भी आप अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे हैं, तमाम जो भी आप कहते हैं सब कुछ मीडिया स्पॉटलाइट में आता है, तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें मीडिया उसमें उछलती हैं। तो इसका प्रायोजन क्या है, आपके कहने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये बातें सभी को समझ में आती हैं। आप खुद ही सोच कर देखिए, आपने कभी ऐसा देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की या अमेरिका की या यूके की ऑपोजिशन पार्टी, किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का कोई भी सदस्य, आपने कभी कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ी है कि वो भारत आके वहाँ की ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स अपने प्राइम मिनिस्टर की या अपने प्रेसिडेंट की आलोचना करते हैं कि अमेरिका में तो बहुत गन क्राइम्स हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और हमें शर्म से डूब मरना चाहिए, या फिर अमेरिका में फांसीवाद आ गया है, या फिर यूके में बहुत इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, ये हो गया वो हो गया। सुनने में ही हास्यास्पद लगता है क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो फिर सिर्फ क्यों विकासशील देशों के संदर्भ में, भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में हम ये नैरेटिव देखते हैं कि हमारे यहाँ से इस प्रकार से पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ राहुल गांधी नहीं, और भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी के संदर्भ में ये मेन देखा गया है क्योंकि बार बार विदेश यात्रा पर जाकर इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। तो सिर्फ विकासशील देशों के संदर्भ में ही देखा गया है कि हमारे यहाँ से ये पॉलिटिकल लीडर्स इस प्रकार के जाते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड में और फिर रोना धोना करते हैं। तो इस प्रकार का रोना धोना जाहिर सी बात है कि डेवलप्ड वर्ल्ड का जो प्रोपोगेंडा मीडिया है, जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल मीडिया है, उसको हमारी सॉवरेनिटी, हमारी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करने के लिए और फिर हमें मैनिपुलेट करने के लिए उसको इस प्रकार का मसाला मिल जाता है हमारे बारे में खबरें उछालने के लिए कि भारत में तो प्रजातंत्र खतरे में है। ऐसा हम नहीं कह रहे, सिर्फ भारत के ही लोग कह रहे हैं। किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का अगर देखा जाए तो जो काम है एक डेमोक्रेसी में वो ये है कि जो सरकार है उसकी देश के अंदर रहकर ही वो आलोचना करे। जैसे कि मैंने कहा, उसकी पॉलिसीज की चाहे कितनी भी कड़ी आलोचना करे, लेकिन उसकी पॉलिसीज की आलोचना करे, और अगर देश के अंदर रह के आलोचना करे। लेकिन देश के बाहर जब आप फॉरेन सॉइल पे जाते हैं, किसी फॉरेन सॉइल पे जाके ये कहना कि आपके देश की प्रजातांत्रिक रूप से इलेक्टेड सरकार जो है वो देश के प्रजातंत्र को नष्ट करती है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता। भाई भारत में हर 5 साल में जनरल इलेक्शंस होते हैं, सरकारें बदलती भी है, स्टेट में भी इलेक्शंस होते हैं। अभी स्टेट में आपकी सरकार आई, आप चुनाव जीते तो अगले साल जनरल इलेक्शंस है, आप जनरल इलेक्शंस लड़ लीजिए। अगर आपको लोगों का वोट मिलेगा तो आपकी सरकार आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार से क्योंकि आप पावर में नहीं है तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप भारत के विरोध में इस प्रकार की, जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बेसिर पैर की बयानबाजी करेंगे, तो ये भला भारतीय नागरिकों को कैसे स्वीकार्य होगा। अब राहुल गांधी की बातों पर आते हैं, थोड़ा सा काउंटर करते हैं कि जो भी उन्होंने वहां पे कहा। राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में बहुत व्यवधान आए और सरकार ने पूरी कोशिश की किसी तरह से यात्रा ना निकले। लेकिन हम रियलिटी देखते हैं तो डिफरेंट है रियलिटी बिल्कुल। पूरे देश में राहुल गांधी ने इतने महीनों तक यात्रा निकाली जिसमें कितने सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए, कितने लोग भी शामिल हुए, और जाहिर सी बात है उसमें वो ऐसी स्टेट्स में भी गए होंगे जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, तमाम चीजें बीजेपी कंट्रोल करती है। तो अगर ऐसा है तो उनकी यात्रा में कोई अड़चन क्यों नहीं है? उनकी यात्रा तो इतनी स्मूथली फ्लॉलेसली कंप्लीट भी हो गई, और इस प्रकार की इतनी बड़ी यात्रा, तो ये बहुत ताज्जुब की बात है। अगर देश में बिल्कुल जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है और जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो हमेशा खतरे में, डर में रहते हैं, उनके ऊपर एजेंसियां बिठाई जाती हैं, तो राहुल गांधी को यात्रा के बीच में गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया गया? अगर बाकी में फांसीवाद है तो उनको तो यात्रा के बीच में गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। फिर जम्मू कश्मीर भी गए राहुल गांधी अपनी यात्रा लेके, और बहुत ही सेंसिटिव लोकेशंस में उन्होंने यात्रा निकाली, और भारत सरकार ने उल्टा उनको सिक्योरिटी दी इन सेंसिटिव लोकेशंस में भी कि वो अपनी यात्रा भली भांति कंक्लूड कर सके। तो ये बिल्कुल बेसिर पैर की बातें हैं जो कहते हैं कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की हर संभव प्रयास किया गया। ऑब्वियसली पॉलिटिकल लेवल पर तो बीजेपी उसको अपोज करेगी, लेकिन अगर आप एक स्टेट के रूप में, गवर्नमेंट के रूप में देखें तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रोना नहीं अटकाया उनकी यात्रा में। अच्छा, दूसरी बात, फिर राहुल गांधी माइनॉरिटीज को लेके कहते हैं, जो बार बार कहते हैं, और ये बहुत कॉमन रिफ्रेन है, एक लेफ्टिस्ट नैरेटिव है भारत को लेके कि माइनॉरिटीज को प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटीज पे बहुत अत्याचार है उसके अंतर्गत। और ये जिसको कहते हैं कि इतना एक बड़ा फेबल बन गया है कि बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्यों के लोग ये बात तोते की तरह दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने जितनी माइनॉरिटीज के लिए, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए स्कीम्स निकाली है, उतनी शायद किसी गवर्नमेंट ने पहले नहीं निकाली हो। बल्कि कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट में बीजेपी कांग्रेस से भी आगे निकल गई और बिल्कुल बेंड ओवर बैकवर्ड्स करी। और ये फैक्ट्स हैं, जो माइनॉरिटी के लिए स्कीम निकाली जिनको उनके फायदा मिल रहा है, आप ये जाके खुद सब इंटरनेट पे देख सकते हैं, डेटा मौजूद है, मैं अपने मन से नहीं बना रही हूँ। तो फिर किस प्रकार से माइनॉरिटीज पे भारत में अत्याचार हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात माइनॉरिटीज को लेके ये है कि आपको याद होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA,
कानून जो कि बीजेपी सरकार अपने सेकंड टर्म की शुरुआत में लाने वाली थी, जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक भी सम्मिलित है, जिन पर तमाम तरीके के अत्याचार होते हैं, उस प्रकार के परसिक्यूटेड रिफ्यूजीज को भारत में नागरिकता का प्रावधान देने के लिए ये एक लॉ था। और इसके विरोध में तथा कथित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इतना प्रदर्शन किया कि आप खुद ही देख सकते हैं कि किस प्रकार उसके दबाव में आके ये लॉ कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ठंडे बस्ते में पड़ गया। तो इससे तो लगता है कि भारत में माइनॉरिटीज बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर भारत में माइनॉरिटीज वीक होती तो फिर इस प्रकार का लॉ, जो कि दूसरी कंट्री में परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को भारत में शरण देने के लिए, वो भला इस प्रकार के लॉ को ठंडे बस्ते में कैसे डाला जाता है, जबकि उसमें कुछ भी गलत नहीं हो इस कानून में। जैसा कि मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी विदेशों की धरती पर जाके भारत के विरोध में इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले ही राहुल गांधी यूके गए थे और वहां पर भी उनके बयानों को, वक्तव्यों को लेकर बहुत बवाल हुआ था। और यूके में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल के कोई, जहाँ पे इंडियन छात्र पढ़ते हैं, इंडियन छात्र छात्राओं को संबोधित किया था। और इसके अलावा यूके में चेल्टम हाउस गए थे और भी तमाम फोरम्स में यूके में लोगों को संबोधित किया। और वहाँ भी उन्होंने कुछ इस प्रकार की बातें कही कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, और एज एन MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे लिए कितना मुश्किल है, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, मैं पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है। खैर, अब तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे तो उनकी ये शिकायत दूर हो गई, लेकिन इसी प्रकार की तमाम बातें वहाँ पर राहुल गांधी ने की थी। तो राहुल गांधी के साथ हम देखते हैं कि ये एक पूरा एक पैटर्न बन चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश को बदनाम करने का और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि धूमिल करने का। ये एक ऐसा समय है जब भारत न सिर्फ ग्लोबल साउथ का लीडर बन के उभर रहा है पूरे विश्व में, बल्कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ हमारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रहे हैं उसको भी तेजी से बदल रहा है, तेजी से परिवर्तित करे। एक ऐसा समय है जब हम अपनी कलोनियल आइडेंटिटी से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हम पे एक प्रकार की ल्यूटेंस कलोनियल आइडेंटिटी, ल्यूटेंस दिल्ली टाइप आइडेंटिटी इंपोज की गई थी, हम उस आइडेंटिटी से बाहर निकल रहे हैं और अपनी खुद की एक कल्चरल आइडेंटिटी बना रहे हैं, अपना खुद का सांस्कृतिक इतिहास बोध कर रहे हैं। और जो न्यू पार्लियामेंट हाउस को बनाया है उसी दृष्टिकोण से हम उसे भी देखते हैं। तो ये एक बहुत ही, जैसे हम कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल लिहाज से भारत के लिए बहुत उथल पुथल का समय, जिसमें भारत के जो रिलेशनशिप के पैरामीटर्स हैं विशेषकर कि डेवलप्ड वर्ल्ड से, वो पूरी तरह से बदल रहे हैं। और शायद आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी जाते तो वो हिंदी में बात करते हैं, अंग्रेजी में बात नहीं करते। तो भारत जो है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरी दुनिया से अब एंगेज कर रहा है और भारत को एक नए लेंस से डेवलप्ड वर्ल्ड देख रहा है। तो ये एक बहुत ही, जैसे हम कह सकते हैं कि एक्साइटिंग समय है, एक्साइटिंग टाइम है भारत के लिए। और जो एक बदलता जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें जिस प्रकार से भारत का न सिर्फ महत्व बढ़ रहा है, बल्कि भारत अपनी पूरी तरह से एक कल्चरल और हेगेमोनिक रीपोजिशनिंग कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज की हेगेमनी से बाहर आ रहा है। तो ऐसे में ये सवाल एक जहन में उठना लाजमी है कि राहुल गांधी जैसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो इस प्रकार से जाके जब ये एक इस प्रकार का नैरेटिव तय करते हैं और इस प्रकार का देश विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो कहीं ये किसी लार्जर भारत विरोधी टूल किट का हिस्सा तो नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।